अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आते के साथ ही मोदी जी की फोटो दिखाई दे रही है। तो हम बात शुरू करने लगे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि जी इस साल 10 जून को यानी कि 10 जून को, अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है प्राइम यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं अब वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। हमेशा पहले ही या तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है, या प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है, या प्राइम मिनिस्टर को टपका दिया जाता है, कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं है। अगर कोई रह जाता है तो कई बार जो है डिक्टेटरशिप जो आती है वो काफी अरसा रह जाती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रह पाती। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज हो ना तो आपको अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। वैसे तो खैर मैं नहीं पता कि हमने क्यों भारत को खामखा ही अपना एक कह लीजिए दुश्मन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। शायद उससे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं, इस वजह से भी। वरना ठीक है, कई नेबर जैसे होते हैं जिनके साथ आपकी थोड़ी खटपट रहती है, लेकिन इतनी शदीद नफरत और इतना ये बताना कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए खराबी कर देगा, इस तरह की बातें जो हमारे यहाँ सिखाई पढ़ाई या बताई जाती हैं, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खासतौर पे ये कि सिविलियन गवर्नमेंट उनके जिस तरह से रही। वैसे तो खैर इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक भारत से बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या वाजपेयी साहब या बाकी लोग जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे भारत के, क्या उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उनके साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा होता था? क्या उस वक्त बहुत आना जाना, ट्रेड और मिलना जुलना और बहुत हंसी मजाक चल रहा था? नहीं, उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस वक्त भी लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी एक टेंशन थी, उस वक्त भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो अब ये कहना कि सिर्फ मोदी जी की वजह से ऐसा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी जरूर हैं जो आप जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी या कह लीजिए कि जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनसे आप सीख सकते हैं। कम से कम ये तो सीखा ही जा सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है उनको टाइम पूरा करने दिया जाता है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए काम करती है और इसीलिए उनको वोट पड़ते हैं। उनको अपने आने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या अपनी हुकूमत लाने के लिए फौज का सहारा नहीं लेना पड़ता। भारत ने फौज को फौज की जगह पर ही रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में बांग्लादेश के लिए भी कहा जाता था कि फौज को फौज की जगह और मौलवी को मौलवी की जगह पर रखा है। उन्होंने बिल्कुल इन तमाम लोगों को जो है वो सियासत के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाए हैं। इसी वजह से जो फैसला करती है गवर्नमेंट तो वो सिविलियन गवर्नमेंट ही करती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ की तरह जो है वो कह लीजिए कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वही फैसला कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हर जगह पर चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कोई दूसरा फैसला हो, उसके अंदर फौज जो है ना तो इंटरफेयर करती है और ना ही उसको कोई शौक होता है उसके अंदर कूदने का, या फिर ना ही वो सिविलियन जॉब्स में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आते हैं। हमारे रिटायर्ड फौजी जैसे कि हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, उनके यहाँ हो सकता है थोड़े बहुत हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर कोई, मतलब वापडा से लेकर टीवी चैनल्स तक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं सारी दुनिया ही जानती है। लेकिन बहरहाल जैसा मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि सीखना भी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ खैर हम आपको आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये भी बताएं कि एक जो कि आपने यकीनन देखा भी होगा कि एक फोटो आजकल बड़ा वायरल है 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जी हैं कैप्टन भारत भारद्वाज। जी हम इंडियन कैप्टन है और बड़ी खूबसूरत उनकी ये फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे 2 दिन से चल रही है। उन्होंने अपनी फियांसी जो है उनको प्रपोज किया और बड़े जबरदस्त स्टाइल में, बड़े हीरो वाले स्टाइल में जो है उन्होंने कह लीजिए कि उनको उन्होंने रिंग जो है वो पेश कर रहे हैं या रिंग दे रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जी इतने नेगेटिव कमेंट, इतनी हाँ हूँ मच गई कि देखे जी इनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए और ये तो गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। अब बाकी तो खैर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या जहां भी ये हैं उनके इनके ऑफिस के लोग या इनके इदारे के लोग ही बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ आम सिटीजन, पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा उन्होंने गलत काम नहीं किया है जिसके लिए सब उनके पीछे हाथ झाड़ के पड़ गए।
और उनको बुरा भला कहा जा रहा है। इसे बहुत से लोगों ने सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे हैं और हर तरह की बात की जा रही है। लेकिन एक बड़ी ही खूबसूरत फोटोज है इनकी जो इन्होंने बनाई है और जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। वरना तो जहां देखें जी मारकाट दिखाई देती है। कभी ईरान ने कहीं अटैक कर दिया, कभी इजराइल ने कहीं अटैक कर दिया, तो कभी रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो कभी भारत पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, कभी अफगानिस्तान के साथ। ऐसे में जहां पे हमें सिर्फ खून खराबा, लड़ाई, मार कुटाई, नाराजगियां, दोस्तियां, लड़ाइयां, नाराजगियां ही नजर आ रही हैं, ऐसे में इस किस्म की जो फोटोज हैं वो यकीनन थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा इंसान को लगता है कि हाँ अभी लोग जिंदा हैं और अभी लोग थोड़ा बहुत बेहतर भी सोच रहे हैं और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं और तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद लोग हंसने का हौसला भी रख रहे हैं। अब ये बहुत ही खूबसूरत फोटो है और आई विश के ये दोनों बहुत खुश रहे हमेशा और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और इनको देखकर यकीनन बहुत से और लोग भी जो है इस किस्म का फोटो सेशन कराने का सोच रहे होंगे और वो जरूर करें अगर वो कर पाए तो। और आई विश के कैप्टन जो है इनको किसी किस्म का कोई टफ किस्म का कह लीजिए फेस ना करना पड़े अपनी जो इदारा है उसकी तरफ से या अपनी जो ये एयरफोर्स में है या आर्मी में जहां से भी, तो उनको इस तरह का कुछ फेस ना करना पड़े और हमेशा ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बात करेंगे आमिर खान की। जी आमिर खान को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े फैन यहाँ पर भी आमिर खान के मौजूद हैं। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है, काम बहुत अच्छा करते हैं। बचपन से ही इनकी फिल्में जो है वो फिल्मों में इन्होंने काम शुरू कर दिया था, जैसे कि यादों की बारात और उसके बाद कई सुपर डुपर हिट फिल्में जो है वो आमिर खान जो है वो कर चुके हैं और आगे भी लोगों को इनका इंतजार रहता है इनकी मूवीज का। तो जी आमिर खान जो है वो बहरहाल शादियां करते रहते हैं और एक बार फिर आमिर खान की जो है 5 जुलाई को उनकी फिर एक शादी हो रही है और गौरी और आगे पता नहीं सम्राट या क्या नाम है, लेकिन खैर गौरी इनकी जो होने वाली वाइफ है उनका नाम गौरी है। और एक बार फिर जो है वो सब लोग मेरे ख्याल आमिर खान को मुबारकबाद देने जा रहे होंगे और इस वक्त जो है आमिर खान एक बार फिर शादी करने जा रहे हैं और इससे पहले भी वो 2 शादियां कर चुके हैं। और लेकिन खैर अब उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बहरहाल ये भी एक न्यूज थी और इसको काफी इस न्यूज को लोग जो है कवरेज भी दे रहे हैं और देखा सुना भी जा रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़े और बात करेंगे हम यूएई और सऊदी अरेबिया की। यूएई और सऊदी अरेबिया ने साफ साफ जी कह दिया है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी बड़ी देर में समझ में आया इनको, इसलिए कि उससे पहले तो ईरान ने जो है खासतौर पे यूएई पे अटैक कर करके उनको छठी का दूध याद करा दिया। लेकिन अब जाकर जो है वो कह लीजिए कि ईरान के बारे में खास तौर पे यूएई को शायद अब अकल आई है। सऊदिया ने तो खैर इससे पहले भी कोई खास साथ नहीं दिया था। एक क्लिप देखते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी का, जो कि मेरे ही शो में आए थे कल और बल्कि आज मैंने वो वीडियो लगाया, आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। उसका एक क्लिप जो है वो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही हूँ और फिर बात करते हैं। थी बड़ी मशहूर पड़ोसन, उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में फंसत जात। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जरूरत से ज्यादा चतुर इंसान हैं। वो सोचते हैं आर्ट ऑफ द डील। मुझे आता है कि मैं लड़ाई तो नहीं जीत सका, लड़ाई में मैं भी पीट गया, अच्छी मार खानी पड़ी, लेकिन मैं अपनी बातचीत से इनके ऊपर हावी हो जाऊंगा, डिप्लोमेसी में इनके ऊपर हावी हो जाऊंगा। तो इसलिए वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं हाँ जी डील हो गई। जी तो जैसा आप लोगों ने देखा कि जीडी बख्शी सर जो है वो एक चतुर नार, बिल्कुल एक फिल्म पड़ोसन आई थी जिसमें सुनील दत्त थे और उनके साथ सारा बानो और किशोर कुमार, और बहुत जबरदस्त फिल्म है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और बिल्कुल उसमें एक गाना था एक चतुर नार बड़ी होशियार, तो वही रेफरेंस जो है वो जीडी बख्शी सर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो बहुत अपने आप को चतुर समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस वक्त भी जो सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि जी उन्होंने सीज फायर करवा दिया है इजराइल और लेबनान के बीच में, उसके बावजूद नेतन्याहू का कहना ये है कि वो अटैक्स करते रहेंगे और ये अटैक्स चलते रहेंगे और वो हरगिज डोनाल्ड ट्रंप की कही बात के ऊपर अमल नहीं करने वाले और सीज फायर को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। अब ये और बात है कि ये सुनकर यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया होगा कि अब उनकी वैल्यू क्या रह गई है, कि अब तो नेतन्याहू तक ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया है। बहरहाल जो लड़ाई शुरू की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वक्त वो उनके गले में फंस चुकी है और उनको समझ में नहीं आ रहा है
कि वो उसमें से कैसे निकले। कई लोगों का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करके ये लड़ाई जो है इसको शुरू करा के डोनाल्ड ट्रंप ही के पास जो ऑयल है, यानी अमेरिका के पास जो ऑयल है वही सेल हो रहा है, वही लोग खरीद रहे हैं, और उसी के साथ साथ उनके हथियार, उनके मिसाइल्स, उनके फाइटर जेट भी सेल हो रहे हैं। ऐसे में वो अपने आप को ऐसी मुश्किल में क्यों डालेंगे, या अपने आप को ऐसी जगह पर क्यों लेके जाएंगे जहां से उनका ये बिजनेस जो है वो रुक जाए। जो पैसा वो कमा रहे हैं या जो बिजनेस वो कर रहे हैं और इकोनॉमी उनकी जो है वो बेहतर होती चली जा रही है, तो इससे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भला क्यों रुकेंगे। लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को रुकना होगा, क्योंकि ये दुनिया को अब समझ में आ रहा है, ये पहले जैसा जैसा नहीं रहा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या गेम कर रहे हैं, कि वो अपना ऑयल बेचने के लिए, अपनी कंट्री के हथियार और मिसाइल्स बेचने के लिए, फाइटर जेट बेचने के लिए वो जंगें शुरू करवाते हैं, और बाद में ये कह करके जी मैं तो बड़ा जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होना चाहता हूँ करके उस जंग को रोकने की नाकाम कोशिशें करते हैं। तो बहरहाल ऐसा होता हुआ मुझे नहीं लगता कि इस बार पॉसिबल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा, जिनको कराची पेरिस लग रहा था, जी हाँ, उनका कहना ये है कि अब वो ये कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी चोरी हो जाएंगे। यानी कि उनको अभी से अंदाजा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पीपल्स पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने जो कारनामे सिंध में किए हैं उसके बाद तो इनको ये उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए कि वो कहीं और के इलेक्शन जीतेंगे, जब तक के भाई लोग का आशीर्वाद ना हो। जाहिर है भाई लोग अगर ले आएंगे तो फिर तो कुछ भी होता रहेगा। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि सालों साल से कराची और सिंध में जो है पीपल्स पार्टी ने हाल खराब करके रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि भाई लोगों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, और उनकी गठजोड़ है और उनका कुछ ना कुछ लिंक जुड़ा रहता है, इसलिए अभी तक जो है पीपल्स पार्टी वो नून लीग यानी वो उसने जो है वो समझे कि एक तरह से सिंध पे कब्जा कर रखा है। ऐसे तो खैर नून लीग के साथ भी इनकी झूठ मूठ की मिलना जुलना और कभी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। मुल्क को सुधार सुधार क्या लिखा है, मुल्क को सुधार कर फिर मौला से कहूंगा मुझे बुला ले, उससे पहले नहीं जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाने वाला मैं। ये कहना है जी आसिफ अली जरदारी साहब का कि वो मुल्क को सुधारने आए हैं। मतलब मुल्क को अब सुधारने आए हैं, मतलब इतने टाइम से जो आपकी गवर्नमेंट है सिंध में, उस वक्त तो आपने सिंध तक को तो आप सुधार नहीं पाए ना। सिंध में आपको ऐसा काम कर पाए कि सिंध वाले कहेंगे जी बड़ा अच्छा। कराची का जो हाल है और जो इंटीरियर सिंध है उसका जो हाल है, उसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको सुधारने के चक्कर में हैं। और उसके बाद ये कहना है कि जी आपने जो है वो यानी खुदा से यानी मौला से आपने कह दिया है कि जी उससे पहले मैं आने वाला नहीं हूँ। यानी उन्होंने भी अपने पास जैसे लिख के रख लिया है कि ठीक है अभी इनको 200-400 साल और दे के देख लेते हैं, शायद ये मुल्क को सुधार दें और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि मुल्क को तो पता नहीं आपने सुधारा है या नहीं सुधारा है। हाँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए और इस वक्त मौजूद नस्लों के लिए, जो आपकी जनरेशन है, उनके लिए आपने इतना माल जरूर कमा लिया है कि उनके हालात को आपने सुधार दिया है, जो कि उनको बैठे बैठे कई सौ साल भी अगर वो खाते रहे तो वो पैसा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जी ना तो हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना उनको शर्म आती है और ना ही वो खुद कोई सुधरने का नाम लेते हैं। मगर ये जरूर है कि आप जितना भी चाहें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आप इल्जाम दें कि जी ये तो ऐसा करते हैं, तो काम नहीं करते, लेकिन इनके जो लाने वाले हैं उनको भी शर्म नहीं आती और वो भी एक तरह से इनको लाते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी शायद चॉइस कोई नहीं रही है। और एक तीसरी पार्टी जो आई थी पीटीआई, उनको वो भी खैर फौज की ही बनाई हुई थी। इमरान खान कौन से खुद आ गए थे, इमरान खान को कौन सा पब्लिक ले आई थी उस वक्त। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान उनके गले में फंस के रह गए और उसके बाद अब जो है इनको लगता ये है कि जी अब अगर इन्होंने दोबारा इमरान खान को बाहर निकाला तो शायद इमरान खान इनको बहुत टफ पड़ जाए, तो इसलिए फिलहाल पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन से ही काम चलाया जा रहा है। बात सुन लेते हैं जरा कमर चीमा साहब की भी। जी दोस्तों, इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली बात यह है कि जनाब तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदा जो हैं, उन्होंने इंडियंस को कहा है कि हमें पाकिस्तान के लेंस से ना देखें, हमारा एक बायलैटरल रिलेशन
रहने दें। दिस इज व्हाट इज सेड। वो क्या कहते हैं, ओ जी आप तो टेरर स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, आप टेरर स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, हम तो आपसे ताल्लुक नहीं रख सकते। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं, इसको ऑब्वियसली द पीपल आर वाचिंग अराउंड द वर्ल्ड दैट विच अदर कंट्री, मैं बार बार इस चीज़ को बड़ी अहमियत देता हूँ, विच अदर कंट्री सेज दिस, कौन सा ऐसा मुल्क और है जो ये बात करता है? देखिए, बार बार चीमा साहब जरूर ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी और कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री है जो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि वहां से टेरर हो रहा है। तो भाई सिर्फ भारत ही कह रहा है, लेकिन वो भी कहना बंद कर देगा अगर आप यहाँ से हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को उठाकर भारत के हवाले कर दें, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से सजा दे कि सारी दुनिया को पता लगे कि हाँ आपने सजा दी है। लेकिन आप अगर यही करते रहे, क्योंकि इनकी तो वीडियोस मौजूद है, इनकी तो यूट्यूब पर भी इस वक्त भी बहुत से हाफिज सईद और किस किस की वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो जो है वो भारत में गजवा हिंद करने जाएंगे या कश्मीर छुड़ाने जाएंगे। इसी तरीके से छोड़ दें, हाफिज सईद, मसूद अजहर तो वैसे ही टेररिस्ट है और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो कि यूएन में लिखे हुए। लेकिन अगर हम बात करें जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में लिखा है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जी हमने मिलिटेंट्स बनाए। अच्छा छोड़ दें, मुशर्रफ को भी छोड़ दें, डिक्टेटर थे, अब तो खैर बेचारे वो मर खप भी गए, अब उनके ऊपर भी क्या बात करें, छोड़ो जी मिट्टी पाओ। तो जी आगे बढ़ जाते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लेते हैं। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 30 इयर्स पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को पालता रहा डॉलर के लिए। हमने जी हमें अमेरिका ने जो है वो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और 30 साल हम पैसा पकड़ते रहे और उसके बाद हम यहाँ पे मिलिटेंट्स पालते रहे, वो हमारी गलती थी। अच्छा छोड़ने ख्वाजा आसिफ साहब को भी आप ना माने, बिलावल भुट्टो की सुन लीजिए, उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा कौन आएगा, ऐसा कौन निकल के बात करेगा कि जिससे कि चीमा साहब को ये लगेगा कि जी हाँ जी जो कुछ भारत कह रहा है या भारत जो एलिगेशंस लगा रहा है वो वाकई में इस तरह का जो इशू है वो बना हुआ है, या पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। ये बात शायद चीमा साहब जो है वो या तो समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं या क्या चक्कर है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये हर बार जब ये बात करते हैं कि जी देखिए जी भारत तो ये कह रहा है कि हम लोग हमारे यहाँ से टेररिज्म होती है या हर कंट्री को ये कहता है, तो कोई और कंट्री तो ये बात कर नहीं रही है। तो भाई कोई और कंट्री ये फेस भी तो नहीं कर रही है, भारत ने कई बार फेस किया है। अब ये और बात है कि आप उसमें आप कह सकते हैं कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं और स्टेट एक्टर्स नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसको भी प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए आपको इन लोगों को जिनको कि आपने यहाँ पर पनाह दे रखी है और जिनको आप कहते हैं अभी भी जो अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर मुरीद के में, और आपने कहा कि जी वहां पे जो सिविलियंस थे, आम सिविलियंस थे वो मारे गए, और इस तरह के इल्जाम तो खैर ईरान ने भी लगाया है पाकिस्तान पे, और अफगानिस्तान भी कहता है जब पाकिस्तान अटैक करता है वो कहते हैं जी सिविलियंस जो है उनकी जाने जाती है। तो फिर ये बता दीजिए कि ये मसूद अजहर या हाफिज सईद ये तमाम लोग यहाँ पे क्यों हैं, और इनका नाम जब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में है तो फिर इन्होंने टेररिज्म करी कहाँ है। अगर आप ये कह दें कि नहीं जी ये तो कहीं साउथ अफ्रीका में जाके फट गए थे या किसी और जगह कोई ऐसी कंट्री बता दें जिसका नाम ही किसी ने ना सुना, तो भी शायद भारत के लोग जो है ना वो ये इस तरह की बातें करना छोड़ दें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपने 31 इयर्स की जेल दी है आपने हाफिज सईद को, तो किस काम के लिए दी है? क्या कहीं पे मतलब पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया है, या कहीं पे किसी का मोबाइल छीन रहा था, किसी की गाड़ी चोरी करके ले गया था? क्या किया था हाफिज सईद ने जो आपने उसको 31 इयर्स के लिए जेल में डाला है क्योंकि आपने एफएटीएफ से बाहर निकलना था? तो ऑब्वियसली टेररिज्म के ऊपर ही आपने उसको सजा दी है और उसके बाद ही आप एफएटीएफ से निकले, और इसी तरह के इल्जाम बाकी के ये मसूद अजहर वगैरह पर भी हैं। तो ये बता दीजिए कि ये जो टेररिज्म करते हैं ये कहाँ करते हैं? क्या ये पाकिस्तान के अंदर करते हैं? अगर ये नहीं करते पाकिस्तान के अंदर तो फिर ये कहाँ करते हैं? क्या ये अफगानिस्तान में कर रहे हैं, क्या ये ईरान में कर रहे हैं, क्या ये अमेरिका, जापान, उधर चाइना में कर रहे हैं? कहाँ रहे हैं? तो जाहिर है कि जब आपको ये पता लगेगा कि ये कहाँ पे ये सारी टेररिज्म कर रहे हैं तो शायद फिर आप ये क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।